हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट एडॉप्शन स्ट्रेटजीज़, कि जो आपके प्रोडक्ट को फेवर में करने से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज़ आप अडॉप्ट करते हैं उसमें क्या क्या है। सबसे पहला तो आपका जो रिलीजियंस डिफरेंस होता है या सांस्कृतिक कल्चरल जो डिफरेंस होता है वो सबसे बड़ा जो है इसका एडॉप्शंस का है। अगर आपका जो कल्चर है वो जैसे आपके मान लो आप किसी मुस्लिम देश में व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, किसी माउंटेन्स एरियाज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो स्टिच्ड कपड़ों का मीन जो रेडीमेड्स कपड़े हैं उनका ट्रेंड है। इन केस मतलब जैसे अपने हरियाणा में या अपने इंडिया में क्या होता है कि हम स्टिचिंग पर ज़्यादा वो करते हैं, तो वहाँ पर जो दूसरे एरियाज़ हैं जैसे माउंटेन्स एरियाज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें स्टिच की बजाय जो है वो रेडीमेड्स पर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो वो भी एक फेवर ऑफ द प्रोडक्ट्स है। तो आप उसी के बेसिस पर मतलब आप अपनी स्ट्रेटजीज इस तरह से बना सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्रीज़ में फेवर में हो जाए। दूसरा है कि जो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो भी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी टेस्ट क्या है, उनके फ्लेवर्स क्या हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं, उन सभी चीज़ों को भी आप ध्यान रखते हैं। और डिफरेंट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर भी जैसे इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, जोग्राफिकल इनकम क्या है, इन सभी में भी काफ़ी डिफरेंस मिलते हैं। और इन सभी डिफरेंसेस की वजह से भी जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं हमें अडेप्ट करने में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मतलब हमारे फेवर में नहीं आते हैं। उसके अलावा जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज़ क्या होती है? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज़ का मतलब है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। मीन जो आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपकी मतलब जो प्रोडक्ट है वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाना चाहिए। वो कहते हैं जितने भी आपके इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं उन सभी में एडवर्टीज़मेंट के थ्रू या सेल्स प्रमोशन के थ्रू आप प्लानिंग करते हैं और उन प्लानिंग के थ्रू आप एडवर्टीज़मेंट्स वगैरह दिखाते हैं, या जो भी आपकी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को आप उसी लैंग्वेज में जिस कंट्रीज़ में आप देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर आप क्या करते हैं अपने मैसेज को, जो मैसेज आपका आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है उस मैसेज को आप क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं। तो कहता है जो आपके फेवर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, मीन स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से जो बेनिफिट्स होते हैं या फेवरिज्म्स कह सकते हैं फेवर में, उसका सबसे बड़ा क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होती है वो बहुत ही मिनिमम हो जाती है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो लोग ईजिली उन चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट्स हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह एज़ पर द स्टैंडर्ड है। जैसे हम लोग खरीदते हैं, हम ब्रांडेड चीज़ों को खरीदते हैं और आँख बंद करके खरीदते हैं, उसके पीछे रीज़न यही होता है क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हमें पता होता है कि ये इस कंपनी से रिलेटेड और ये कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स देती है, या इसकी जो स्टफ़ है या इसका जो कलर्स हैं या इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज होंगे या उनकी क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी होगी। उसके अलावा वो कहता है जो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। उसके पीछे भी कारण यही है कि जब आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होता है और अच्छी कंपनी से या उसकी गुडविल अच्छी होती है प्रोडक्ट की मार्केट में, तो उसके लिए आपको ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो भी आपका क्या हो जाता है ईजी हो जाता है, क्योंकि जितने आपके बीच में से मिडल मैन्स जो आपके प्रोडक्ट्स को सेल परचेज में हेल्प करते हैं जितने वो निकलते जाएंगे, कम हो जाएंगे, उतना ही आपका ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या हो जाएगा छोटा बनता चला जाएगा। उसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट की भी कम ज़रूरत होती है, लेस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका आ जाता है जितनी भी आपकी हार्ड टेक्नोलॉजीज़ पर होती हैं उत्पाद होते हैं उनको हम इजीली, जो आपके टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी हम इजीली इस तरह की मार्केट्स में जैसे बेच सकते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वॉरशिप्स वगैरह है, डिफेंस गुड्स वगैरह हैं, ये सारी हमारी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही रेयर है, किसी किसी कंट्रीज़ में है। तो कहते हैं इनके लिए भी आप क्या है इस तरह की स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स करके आप इनको ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स, यूनिवर्सल होते हैं जैसे कि आपका कैलकुलेटर है, ठीक है, कंप्यूटर्स है, वॉचेस वगैरह हैं, ये भी आपके उचित मतलब जो एक रियल कॉस्ट होती है या जो एक आपकी सही कॉस्ट होती है, जेन्युइन कॉस्ट होती है, उस पर आप इन सब चीज़ों को सेल परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो गुडविल होती है वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनकी पोटेंशियलिटी मीन वो कितनी जल्दी शीघ्रता से चीज़ों को खरीदते हैं, जैसे सॉल्ट है डेली यूज़ होने वाला है, शुगर है डेली यूज़ होने वाली है, लेकिन AC वगैरह कभी 4-5 साल में एक बार ख़रीदा जाता है। तो मीन आप ये भी देखते हैं कि जो आपके
कस्टमर्स हैं वो किस तरह के हैं, यानी कि क्लास के लिए कितनी उससे ख़रीदते हैं। उसके अलावा जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे ओवरऑल इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में जो हैं वो अगर आपके प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी जैसे मान लो आप ये कहते हैं जो परफ्यूम है वो फ्रांस में बहुत अच्छा है, बनारसी साड़ीज़ अगर आपको लेनी है या सिल्क लेना है तो आप बनारस से लेते हैं, ठीक है, या स्कॉच विस्की वगैरह लेनी है तो आप ये कहते हैं वो स्कॉटलैंड की अच्छी है। चाय वगैरह के बारे में आप दार्जिलिंग से अच्छी कहते हैं। तो मीन वो आपके पूरे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमाइजेशन। स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइजेशन में ट्रेड ऑफ क्या है, उन दोनों में क्या रिलेशन है? पहला रिलेशन है एंथोसेंट्रिक अप्रोच, कि ये एक एंथोसेंट्रिक अप्रोच है। एंथोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब है कि जो देश प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, वही देश जो है दूसरी कंट्रीज़ में उसको बेचता है, तो वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ नहीं बनाता, बल्कि वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करता है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ की इन्वायरमेंट को, टेस्ट को, फ्लेवर को, कस्टम को, रीज़न को, इकोनॉमिक कारणों को, टेक्नोलॉजी रीजंस को, इन सभी को स्टडी करता है। दूसरा वो कहता है पॉलीसेंट्रिक एंड रीजनोसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक और रीजनोसेंट्रिक का मतलब है हर जगह अलग अलग तरह की जो आपकी मिलती हैं, जैसे किसी देश में कोई कुछ चीज़ें मिलती हैं, किसी देश में कोई चीज़ अलग है, कहीं पर कोई स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाती है, कहीं पर किसी चीज़ के लिए फ्रीडम है, कहीं पर किसी चीज़ के लिए फ्रीडम है। तो कहता है वो सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर करनी पड़ती है। एक होती है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में क्या आ जाता है कि एक अलग से एक जो सिनेरियो होता है कि लोगों का टेस्ट कैसा है, उनकी वो किस चीज़ को नापसंद करेंगे, वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे, उनका फ्लेवर्स क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ठीक है, उन चीज़ों, जैसे कोको कोला है हमारी, वो एक सॉफ्ट ड्रिंक है, तो वो एक अगर हम उसके लिए कोई स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो वो सभी देशों के लिए सेम आसपास ही रखी जाती है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का अगर रेट 10 रुपीज़ पर स्मॉल केन है तो आप 10 रुपीज़ के आसपास ही रखते हैं सभी चीज़ें। तो कहते हैं इन सभी चीज़ों को आपने जियोसेंट्रिक में भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि कॉमन प्राइस पर सब पूरे वर्ल्ड के अंदर सेल किए जाते हैं, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर आपने इसके अंदर लेनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भाई एलिमेंट्स एंड स्कोप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट में ये वही सारे स्कोप हैं, इनको मैं बस फटाफट आपको बता देती हूँ। जैसे प्रोडक्ट इनोवेशन से रिलेटेड है। प्रोडक्ट इनोवेशंस का मतलब है कि जो भी नया प्रोडक्ट है उसका डेवलपमेंट करना, उन जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह है या जो आपका मार्केटिंग रिसर्च वगैरह है उस पर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे टेस्ट है, फ्लेवर है, ठीक है, साइज़ है, क्वालिटी है, उसकी इम्पोर्टेंस है, उपयोगिता, यूजेस वगैरह है, पैकेजिंग वगैरह है, लेबलिंग वगैरह है, रंग कलर्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में आ जाता है, कोई नई चीज़ उसके साथ जोड़ देना, उसकी कमी को दूर करना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देना, ठीक है, या उसके और यूटिलाइजेशन को आपने ढूंढना है, उसकी क्वालिटी, उसके डिज़ाइन, पैकेट आदि में कोई भी नई इम्प्रूवमेंट कर देना, कोई इनोवेशंस कर देना। प्रोडक्ट एक्सटेंशन क्या होता है? प्रोडक्ट एक्सटेंशन होता है आप एक चीज़ बना रहे हैं, उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट का एक्सटेंशन करना। मान लो आप सोप बना रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आपने शैम्पू बनाना, ऑयल बनाना और स्टार्ट कर दिया। चौथा आता है आपका प्रोडक्ट एलिमिनेशन, किसी चीज़ को छोड़ना। मान लो आपको ये लगता है कि इस प्रोडक्ट का तो आपकी जो प्रोडक्ट साइकिल है वो ख़त्म हो गई, डिक्लाइन की तरफ आ गई, तो आप उस प्रोडक्ट में कोई और चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि चेंजेस के बाद वो आपको इतने बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा, तो आप क्या करें, चेंज कर दें, कोई उस प्रोडक्ट को वहीं पर ख़त्म कर दें और एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिसीजन रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी ऑफर्ड इन अ फॉरेन मार्केट। अब आपको ये देखना कि आप प्रोडक्ट तो 10 बना रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि दूसरी कंट्रीज़ में भी ईजिली सेलेबल होगा, तो आपको ये चीज़ें भी देखनी है। नेक्स्ट है आपका डिसीजन रिगार्डिंग टाइम ऑफ लॉन्चिंग प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट। आपको ये भी देखना है कि किस टाइम पर आप प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में लॉन्च करें, मीन वो टाइम पीरियड क्या है, मीन उस टाइम पर जो आपका होस्ट कंट्री है उसका टैरिफ वगैरह क्या है, टैक्स रेट्स क्या है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग वगैरह का क्या है, और जो एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग वगैरह क्या है, या जो लीगल्स लॉ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं वो क्या चल रही हैं, वो सारी चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है। डिसीजन रिगार्डिंग अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो और एलिमेंट्स हैं जैसे ब्रांड्स है, पैकेजिंग है, कलर्स वगैरह है, प्राइस वगैरह है, या जो आपकी सेल की है, या साइज़ वगैरह है, डिज़ाइनिंग्स वगैरह है, इन सभी चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। और इन्हीं चीज़ों को इसने एक्सप्लेन किया है कि प्रोडक्ट का कलर, साइज़ वगैरह ये आप
अगर एक बार थॉरोली पढ़ोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। जैसे बार्बी डॉल का इसने एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ है नीचे कि जैपनीज़ जो है वो बार्बी डॉल बनाते हैं, कभी आंखें छोटी बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, बाल अलग अलग, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, कभी हाइट छोटी बड़ी कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी कलर वगैरह डिज़ाइन में इसी तरीके से ब्रांड जो होता है एक नेम टैग होता है जो कि आपके प्रोडक्ट पर लगाया जाता है, जो कि फेमस हो जाता है और उसके बेस पर ही आपका जो प्रोडक्ट है वो सेलेबल। पैकेजिंग भी होती है आपकी, ये भी आपको पता है। प्रोडक्ट लेबलिंग में आता है कि आपने वो प्रोडक्ट बनाया, किस डेट को बनाया, वो कब तक रहेगा, उसके ऊपर जो वार्निंग्स होती हैं वो लिखी जाती हैं, उसका टेम्परेचर वगैरह, कौन सी भाषा जहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो उन्हीं की लैंग्वेज में होना चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह का भी ध्यान रखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी। आफ्टर सेल सर्विसेज भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट प्राइजेस क्या है, यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये आपका मेरे ख्याल से टॉपिक हो जाएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है बेटा, ऐसी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आप लोगों का टेस्ट मार्केटिंग। अब हम टेस्ट मार्केटिंग जो है ये लास्ट टॉपिक है इसका मेरे ख्याल से, या एक आधा टॉपिक और होगा तो देख लेते हैं। तो टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है ये भी आपने पढ़ा हुआ है। टेस्ट मार्केटिंग को मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम नया मार्केट में नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को थोड़ी मात्रा में बना के, मीन ये जो है आपका वो आपका क्वांटिटी से रिलेटेड है, बहुत थोड़ी मात्रा में बना के पहले हम उसको मार्केट में भेजते हैं, और मार्केट में भेजने के बाद हम ये रिजल्ट देखते हैं कि कस्टमर वाकई में उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, और अगर वो नहीं करता है या उसमें कुछ भी कारण बताता है कि इसका कलर पसंद नहीं आई, इसकी फ्रेगनेंस नहीं आई, या इसका जो है आपका कोई और चीज़ पसंद नहीं आई, या प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, इन सब चीज़ों पर हम अपने पॉइंट्स को कंसीडर कर कर उसी के बेसिस पर फिर प्रोडक्ट में उसी तरह के चेंजेस कर कर फिर उसको मार्केट में दोबारा से टेस्ट के लिए भेजते हैं और फिर उस पर डिसीजन लेते हैं। तो ये है भाई टेस्ट मार्केटिंग। अब वो कहते हैं डिसीजन इन टेस्ट मार्केटिंग। सबसे पहले तो हमें जब टेस्ट मार्केटिंग करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि हम किस सिटी में, किस एरिया को कवर करें हम अपनी टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू। तो पहले एरिया, और फिर कितने टाइम के लिए, मीन महीना लें, 15 दिन लें, 20 दिन लें, 6 महीने लें, हमें ये चीज़ें भी देखनी होती है कि कितने टाइम तक हम अपने प्रोडक्ट को करेंगे। और तीसरा इसके अंदर आता है इन्फॉर्मेशंस टू बी कोलेक्ट की टेस्ट मार्केटिंग के ड्यूरेशन में हमें किस तरह के इन्फॉर्मेशंस को कोलेक्ट करना है, या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस को कोलेक्ट करना है। उसके अलावा हम उन इन्फॉर्मेशन जो हमने कोलेक्ट की हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, उसमें जो भी नेसेसरी लगता है वो मॉडिफिकेशंस करते हैं, और उसके बाद फिर से हम उस प्रोडक्ट को एक बल्क क्वांटिटी में, एक बड़ी मात्रा में तैयार करते हैं और सेल करते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल है। सबसे पहले तो कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसको पेटेंट्स नहीं कराया गया है आपकी टेस्ट मार्केटिंग से पहले, तो उसको हम जो टेस्ट होता है टेस्ट मार्केटिंग नहीं किया जाना चाहिए। मीन पहले आप उसको क्या करेंगे, पेटेंट्स करवाएंगे फिर, क्योंकि पेटेंट्स के दौरान ही आपके प्रोडक्ट्स, पेटेंट करवाने से पहले, मतलब इन बातों को बहुत ध्यान से रखना कि आप अपने प्रोडक्ट को पहले मार्क देंगे। मीन जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क से ऊपर पेटेंट्स होता है कि उस तरह के प्रोडक्ट्स को कोई दूसरा ना बना सके, वो करवाने के बाद ही आप उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और ये भी चेक करेंगे कि कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट ना हो, या उस जैसा ना हो, या उसका डुप्लीकेट ना हो। अगर आपको लगता है कि ये जो टेस्ट आपने किया है, इस टेस्ट के बाद आप किसी तरह के रिस्क को झेलना पड़ सकता है, तो वो रिस्क का आप लेवल भी चेक करके चलेंगे। मैक्सिमम कॉस्ट आप कितनी रख सकते हैं, आपका ड्यूरेशन कितना होगा इस टेस्ट मार्केटिंग के दौरान, ठीक है। आप जो मार्केट है उसमें आपकी कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड मिलेंगे, और जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी क्या सोच है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, किस चीज़ का फ्लेवर वो चाहते हैं, टेस्ट क्या है उनका, प्रेफरेंसेस क्या हैं, उन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। फिर जो टेस्ट मार्केटिंग और ओरिजिनल प्रोडक्ट है उन दोनों के बीच में आप कितना टाइम का ड्यूरेशन रखेंगे, इन सभी चीज़ों को आपने बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी है, और इन सभी चीज़ों पर आपने ध्यान भी देना है। उसके बाद टेस्ट मार्केटिंग का बेनिफिट ये होता है कि आपके रिस्क को जो है वो पूरी तरह से कम कर देता है, ठीक है। और आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनको पहचानने में, उनको मापने में कि कितनी मात्रा में कस्टमर्स हैं, मीन आपका प्रोडक्ट कितनी मात्रा में, मीन कितनी क्वांटिटी में सेल होगा, ये चीज़ें पता चल जाती है। जो आपके बायर्स होते हैं उनके बिहेवियर को भी आप अच्छी तरह से स्टडी
कर लेते हैं। उसके अलावा जो आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको भी आप इवेलुएट कर पाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ को भी इवेलुएट कर पाते हैं, सेल्स वगैरह का भी आप फिक्सेशन कर पाते हैं और कंपटीशन के लेवल को भी आप जज कर लेते हैं अपनी टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू। ये कॉस्टली किस वजह से है? कॉस्टली ये इस वजह से है क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली जो है महंगी प्रोसेस होती है, कॉस्टली प्रोसेस होती है। और जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं उसी ड्यूरेशन में कोई दूसरी कंपनी आप जैसा सब्स्टिट्यूट बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देती है, इसलिए कई बार क्या होता है टेस्ट मार्केटिंग इतनी सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं दे पाती। इंटरनेशनल जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो टाइमली चेंज होते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो कहते हैं कुछ ही शहरों में आप जो है इन चीज़ों को बेच पाते हैं और इस सब चीज़ों में बहुत ही टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी लगती है और समय भी बहुत ही वेस्ट हो जाता है। उसके अलावा फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट, जो फॉरेन मार्केट होती है उसमें आपके प्रोडक्ट्स अगर फेल हो जाते हैं तो आपको कारण क्या रहते हैं, मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है जो मार्केट एनालिसिस है वो अगर आप अच्छा नहीं कर पाते, अच्छी मार्केट नहीं चुन पाते, या टेक्नोलॉजी में कोई वो होती है, या आप एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में एंट्री करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका जो है इसमें चेंजेस हो जाते हैं। इसी तरीके से जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो भी इसी तरीके से हैं बेटा, जैसे कि इनएफेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जो है इसका बहुत बड़ा रीज़न रहता है। इनएफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मीन कहीं पर ज़्यादा डिमांड होती है, कहीं कम होती है। ये इसके अलावा जो प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो भी काफ़ी इसमें आपकी जो है एंट्री में काफ़ी दिक्कत लाती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग जो होता है वो टाइम, जो अगर आप गलत टाइम पर प्रोडक्ट को मार्केट में ले आते हैं, या आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट में काफ़ी फ्लक्चुएशन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी, जैसे डॉलर के रेट्स कम हो गए, मुद्राओं में जो आपकी करेंसीज होती हैं उनमें अप डाउन बहुत ज़्यादा हो गए, कम हो गए, उनकी वजह से, या टेक्नोलॉजी प्राइसेस की वजह से भी, मीन कई बार आप टेक्नोलॉजीज़ को चोरी कर लेते हैं, पायरेसी की वजह से भी आपकी काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। उसके अलावा और बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे इनएफिशिएंट सेल फोर्सेस हैं, सर्विस सेंटर्स वगैरह हैं, ये सारे रीजंस होते हैं जब आप मार्केट में फेल हो जाते हैं फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। उसके अलावा आपका नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी आप लोगों ने बेटा कर रखा है पूरा का पूरा, कि पहले तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होता है, CMO, जो आप सुनते भी हैं मूवीज़ वगैरह में भी, CMO मीन चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। उसके बाद आपका प्रोडक्ट प्लानर होता है जो आपकी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, फिर वो रिसर्च वगैरह में जाते हैं, फिर प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर टेस्ट किया जाता है जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा उसमें टेस्ट करने के बाद कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस वगैरह अगर आते हैं तो वो भी आपका डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग और मार्केटिंग होता है वो करता है। फिर आप उसको पूरी तरह से फुल स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में भेजते हैं तो वो आपका मार्केटिंग में हो जाता है। फिर उसको सेल करते हैं कस्टमर को फॉरेन मार्केट में, और उसके अलावा फिर से फीडबैक लेते हैं, इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, और जो भी प्रायर चेंजेस होते हैं वो आप करते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये आपका चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है। अब आप इस चैप्टर को एक बार स्टडी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बता देंगे। ओके।